नारायण मूर्ति, गरीब ब्राह्मण जो बन गया अरबपति। अपनी कंप्यूटर साइंटिस्ट पत्नी से 10,000 रुपए उधार लेकर इन्फोसिस जैसा विशाल आईटी साम्राज्य खड़ा कर देने वाले नागावरा रामराव नारायण मूर्ति को दुनिया आज नारायण मूर्ति के नाम से जानती है। उन्हें भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का पोस्टर बॉय कहा जाता है। फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें कभी दुनिया के 12 बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में रखा था। नारायण मूर्ति ने भारत में अमेरिका की तर्ज पर सिलिकॉन वैली स्टाइल का एक कामयाब स्टार्टअप स्टैब्लिश कर आईटी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। इसीलिए कोई हैरत की बात नहीं कि टाइम मैगजीन ने उन्हें फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर नाम दिया। मूर्ति भारत में इसलिए इतने ज्यादा मशहूर हुए क्योंकि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर उन्होंने बिजनेस में अपने दिमाग और मेहनत से न सिर्फ अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि 21वीं सदी के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो रातों रात एक रोल मॉडल बन गए। इसीलिए देश ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मानित अवार्ड से नवाजा। साफ गोई के लिए मशहूर नारायण मूर्ति ने कभी अपनी पत्नी को यह कहकर प्रपोज किया था कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वे जानते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन वे सरासर गलत साबित हुए। आज मूर्ति दुनिया के 1200 सबसे अमीर लोगों में एक हैं। नारायण मूर्ति की कहानी बॉलीवुड की उस हिट फिल्म की तरह है जिसमें गरीबी में पैदा हुआ हीरो एक दिन कामयाबी के ऊंचे आसमान को छू लेता है। मूर्ति का जन्म भारत की आजादी से ठीक 1 साल पहले 20 अगस्त 1946 को मैसूर के एक छोटे से चिटला गट्टा गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके फादर नागावरा रामराव हाई स्कूल में मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ाने वाले एक मामूली टीचर थे। उनकी 5 बहनें और 2 भाई थे। इस तरह घर के कुल 10 सदस्यों के पालन की अकेली जिम्मेदारी उनके पिता रामराव पर थी। बच्चों को साल में सिर्फ एक बार दिवाली पर नए कपड़े दिलाए जाते थे, लेकिन रामराव दुनिया को खूब समझते थे। उन्होंने नारायण मूर्ति को पैसे से ज्यादा जिंदगी ईमानदारी से जीने की तालीम दी। उन्होंने मूर्ति को सिखाया कि दुनिया के सामने अच्छा बनने से पहले अपने निजी जीवन में आपको अच्छा बनकर दिखाना पड़ता है। और उनकी मां ने उन्हें त्याग और सच्चाई के जीवन मूल्य सिखाए, और बाकी ज्ञान नारायण मूर्ति ने किताबों और जिंदगी से सीखा। किताबें पढ़ने का शौक उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने बचपन में ही शेक्सपियर को पढ़ डाला। उनकी याददाश्त गजब की थी, दिमाग तेज था, इसलिए बहुत जल्द मैथ्स के मास्टर हो गए। वे हर साल क्लास में फर्स्ट आते थे। 10वीं क्लास में नारायण मूर्ति पूरे स्टेट में 4th पोजीशन पर आए, लेकिन उनके पिता रामराव के लिए यह काफी नहीं था। उन्होंने कहा, अगर तुम थोड़ी और मेहनत करते तो पहले नंबर पर आते। रामराव के भाई सिविल सर्वेंट थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा भी यही नौकरी करे, लेकिन मूर्ति आईआईटी करके इंजीनियर बनना चाहते थे। उस दौर में नेहरू ने आधुनिक भारत का सपना देखा था। मूर्ति का इसी से जुड़ा एक छोटा सा सपना था। यह सपना था इस आधुनिक भारत में एक जूनियर इंजीनियर बनकर पानी से बिजली बनाने वाला एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट लगाना। वो इंजीनियर बनकर एक बड़ा जनरेटर बनाना चाहते थे जिससे कोई पोल्यूशन ना हो। आईआईटी में एडमिशन के लिए तब भी इंडिया लेवल पर बहुत टफ टेस्ट होता था, लेकिन आईआईटी की मेरिट में पढ़ाकू मूर्ति की 17वीं रैंक आई, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। लेकिन आईआईटी की पढ़ाई महंगी थी। तब स्कॉलरशिप साल के अंत में मिलती थी। आईआईटी में हर महीने करीब 250 रुपए का खर्च था। ऐसे में हॉस्टल और आईआईटी की मोटी फीस दे पाना रामराव के बस की बात नहीं थी। घर की खस्ता हालत को समझते हुए मूर्ति ने आईआईटी में एडमिशन लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में बीई में दाखिला ले लिया। 1967 में वे कॉलेज में फर्स्ट आए और उन्होंने बीई की डिग्री हासिल की। अब वो अपना सपना पूरा करने के लिए जूनियर इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने समझाया कि यह तुम्हारी मंजिल नहीं हो सकती, तुम टॉपर हो और आगे पढ़ो।
उस जमाने में रिजर्वेशन के कारण कर्नाटका में सवर्णों के लिए करियर बनाना आसान नहीं था। मूर्ति आगे एमटेक करना चाहते थे। वो आईआईटी में सेलेक्ट हुए और आईआईटी कानपुर का दरवाजा उनके लिए खुल गया। आईआईटी कानपुर के वे खुशगवार दिन थे। वहां यंग प्रोफेसर्स की एक टीम थी जो यूएस से पीएचडी करके भारत लौटी थी। वे सब 30 से 40 साल की उम्र के बीच के थे। सब उत्साह और ऊर्जा से लबरेज थे। उन्हीं दिनों यूएस के एमआईटी से एक आईबीएम कंप्यूटर आईआईटी कानपुर भेजा गया था। तब मूर्ति ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा आधुनिक कंप्यूटर देखा था। 60 के दशक के अंतिम सालों में भारत में ऐसा कंप्यूटर एक रेयर चीज थी। मूर्ति के लिए यह वंडर मशीन थी। लेकिन 2 साल के अंदर उनके तेज दिमाग ने इस कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के खेल को समझ लिया। 1969 में एमटेक खत्म करने के बाद उनके पास 4 बड़ी कंपनियों एचएमटी, टेल्को, एयर इंडिया और ईसीआई से नौकरी के ऑफर आए। सबकी सैलरी अच्छी थी। लेकिन इसी बीच प्रोफेसर कृष्णैया ने उनके सामने आईआईएम अहमदाबाद में नौकरी करने का ऑफर दिया। प्रोफेसर कृष्णैया आईआईटी कानपुर में उनके प्रोफेसर रह चुके थे। वे जानते थे कि कंप्यूटर मूर्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने मूर्ति को समझाया कि आईआईएम में बहुत जल्द एक मॉडर्न मिनी कंप्यूटर इंस्टॉल होने जा रहा है जो टाइम शेयरिंग सिस्टम पर काम करता है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के बाद आईआईएम अहमदाबाद दुनिया का तीसरा ऐसा बिजनेस स्कूल हो जाएगा जिसके पास ऐसा कंप्यूटर होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि इस कंप्यूटर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंस्टीट्यूट में तुम्हारे पास इसे सीखने के लिए बहुत टाइम और एटमॉस्फेयर होगा जो तुम्हें किसी और दूसरी जॉब में नहीं मिल सकता। उस जमाने में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के क्षेत्र में एकदम नया आविष्कार था। यह अत्याधुनिक मल्टीटास्किंग सिस्टम था जो बहुत क्विक रिस्पॉन्स करता था। और सच में इस नौकरी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। इस कंप्यूटर पर वे 20-20 घंटे काम करते। कभी कभी तो सुबह 3 बजे घर जाते और फिर सुबह 7 बजे वापस आते। इस दौरान मूर्ति की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि उन्होंने बेसिक में रिटन प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए एक इंटरप्रेटर तैयार किया जिसकी ईसीआईएल को सख्त जरूरत थी। आईआईएम अहमदाबाद में उन्होंने सीखा कि इंजीनियर बनना क्या होता है, थ्योरी से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं और कैसे सोसाइटी के लिए सचमुच कुछ किया जा सकता है। मूर्ति ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि 800 रुपए महीने की कम सैलरी पर भी यह उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। आईआईएम में 3 साल काम करने के बाद उन्हें विदेश में अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। 1972 में मूर्ति ने फ्रांस की एक कंपनी सेसा में नौकरी करनी शुरू कर दी। वे पेरिस चले गए। बहुत जल्द उन्होंने यहां फ्रेंच भी सीख ली। पेरिस में उन्होंने एयरपोर्ट पर सामान ले जाने के लिए एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जिसे कई डिपार्टमेंट्स के करीब 400 लोग एक साथ यूज कर सकते थे। फ्रांस में रहते हुए वे कट्टर कम्युनिस्ट हो गए। उन्होंने अपनी सारी अर्निंग्स गरीबों को डोनेट कर दी और उन्होंने अपनी जेब में $450 लेकर घर वापस आने का फैसला किया। ट्रेन से वे युगोस्लाविया से बुल्गारिया जा रहे थे। सफर के दौरान उनकी किसी बुल्गारियन लेडी से फ्रेंच में ही सोशल इश्यूज पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उस औरत के बॉयफ्रेंड ने मूर्ति पर जासूस होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें फंसा दिया। उन्हें 3 दिन तक पेरिस की जेल में बिताने पड़े, वो भी बिना खाए पिए। मूर्ति 60 घंटे की जेल में उस अपराध के लिए रहे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। पुलिस ने उन्हें यह कहकर छोड़ दिया कि वो फ्रेंड कंट्री के हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं। मूर्ति ने सोचा, अगर ये लोग दोस्तों के साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं, इनसे भगवान बचाए। लेकिन इस वाकये ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। साल 1974 में मूर्ति भारत लौट आए। उन्होंने अपनी एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स शुरू की जो चल नहीं सकी। संघर्ष के इन्हीं दिनों में मूर्ति की मुलाकात सुधा कुलकर्णी नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुई। वो एक बोल्ड, एम्बिशियस साइंटिस्ट थी। दोनों में दोस्ती हुई और वे मिलने लगे। करीब 3 साल की मुलाकातों के बाद मूर्ति ने एक बहुत ही गैर रोमांटिक तरीके से उन्हें प्रपोज किया। सुधा उस दिन को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहती हैं,
मूर्ति बहुत शर्मीला लड़का था। लंबे इंतजार के बाद एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं सुधा। मैं 5 फीट 4 इंच टॉल हूं, एक बेहद लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, और मैं जानता हूं मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम खूबसूरत हो, ब्राइट और इंटेलिजेंट हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुधा ने उस दिन तो कोई जवाब नहीं दिया, पर बाद में वो मान गई। 10 फरवरी 1978 को मूर्ति के बैंगलोर वाले घर में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी बेहद सादगी से हुई। इस शादी में केवल 800 रुपए खर्च हुए थे। 1977 में मूर्ति ने सॉफ्टवेयर ग्रुप पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में बतौर जनरल मैनेजर काम करना शुरू कर दिया। अशोक पटनी इस ग्रुप के एमडी थे। दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन 1980 में अशोक पटनी कुछ निजी कारणों से पुणे आ गए। मूर्ति को अब हफ्ते में एक दिन पुणे आकर उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता था। मूर्ति के लिए यह थोड़ा मुश्किल था। तब उन्होंने नौकरी बदलने का फैसला किया। उस जमाने में विप्रो एक बड़ी कंपनी थी जो देश में एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च करने वाली थी। उसे इस कंपनी के लिए एक हेड की जरूरत थी। विप्रो के मालिक मशहूर बिजनेसमैन अजीम प्रेमजी थे। विप्रो के एचआर हेड प्रसन्ना मूर्ति के गहरे दोस्त थे। प्रसन्ना ने ही उन्हें पहली बार सुधा कुलकर्णी से मिलवाया था। प्रसन्ना ने अजीम के साथ बातचीत के लिए उनकी एक मीटिंग फिक्स कर दी। यह भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इतिहास में एक बड़ी अनोखी घटना थी, जब देश में सॉफ्टवेयर के भविष्य के दो बड़े दिग्गज मुलाकात करने वाले थे। तब न मूर्ति की इन्फोसिस का कहीं नाम था, न अजीम के विप्रो टेक्नोलॉजी ग्रुप का। इस ऐतिहासिक मुलाकात के लिए अजीम प्रेमजी ने मुंबई का विलिंगटन क्लब चुना। इस इंटरव्यू में मूर्ति रिजेक्ट हो गए। बहुत बाद में मूर्ति ने अपने एक इंटरव्यू में इस मुलाकात के बारे में बताया कि बातचीत में अजीम प्रेमजी बहुत विनम्र थे। उनसे बातचीत करना बहुत सहज था, लेकिन शायद मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन मैं अजीम का बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण इन्फोसिस की नींव कुछ साल पहले ही पड़ गई। इस पूरी बातचीत में मूर्ति को बस ये बात अटपटी लगी कि अजीम की दिलचस्पी इंटरव्यू में कम और सॉफ्टवेयर मार्केट और अपने कॉम्पिटिटर्स को समझने में ज्यादा थी। इस दौरान सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कई दिग्गज मूर्ति के दोस्त बन गए थे। नंदन निलेकनी उन्हीं में से एक थे। ऐसे ही 7 इंजीनियर दोस्तों ने मिलकर साल 1981 में पुणे में इन्फोसिस की स्थापना की। मूर्ति इन्फोसिस को ज्वाइन करने वाले आखिरी फाउंडर मेंबर थे, क्योंकि वे तब पटनी कंप्यूटर्स के किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे बीच में छोड़ना उनकी लॉयल्टी और डिसिप्लिन के खिलाफ था। मूर्ति 2 साल इंतजार करने के बाद अपनी ड्रीम कंपनी में शामिल हुए। कंपनी की शुरुआती पूंजी केवल $250 थी। शुरू में यह कंपनी इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर हुई। 2 साल में इसका हेड ऑफिस बैंगलोर शिफ्ट हो गया। इन्फोसिस शुरू करने के लिए उनकी पत्नी सुधा ने उन्हें 10,000 रुपए दिए। ये पैसे उन्होंने मूर्ति से छुपाकर गाढ़े समय के लिए बचाए थे, जैसा आमतौर पर हिंदुस्तान की घरेलू महिलाएं करती हैं। लेकिन मूर्ति का सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का सपना पूरा करने के लिए ये पैसे उन्होंने लोन के रूप में दे दिए। उन्होंने मूर्ति को 3 साल का वक्त दिया और उनके सपने को पूरा करने के लिए चट्टान बनकर उनके साथ खड़ी हो गई। सुधा ने मूर्ति से कहा, आई विल टेक केयर ऑफ द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ आवर हाउस। यू गो एंड चेज योर ड्रीम्स विदाउट एनी वरी। उस जमाने में भारत के लिए सॉफ्टवेयर नया शब्द था। यहां उसका कोई मार्केट नहीं था। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि उनकी कंपनी पहले ही दिन से अपनी सेवाएं दुनिया में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी। इन्फोसिस का पहला कॉन्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क की डेटा बेसिक्स कंपनी के साथ हुआ। उन्हें भरोसा दिया कि इन्फोसिस उन्हें बेहतर सेवाएं देगी। तय हुआ कि इन्फोसिस की एक टीम यूएस में प्रोजेक्ट साइट पर काम करेगी और दूसरी टीम यूएस से कंप्यूटर इंपोर्ट करके भारत में वैल्यू ऐड करेगी।
80 के दशक के उन शुरुआती दिनों में सॉफ्टवेयर का यह बिजनेस इतना आसान नहीं था। विदेश से कंप्यूटर मिलने में 15 से 24 महीने तक का वक्त लगता था। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में हुई, लेकिन उनका पहला कंप्यूटर फरवरी 1984 में इंस्टॉल हुआ। इन्फोसिस को बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। उन दिनों लोन मिलना भी आसान नहीं था। तकरीबन सभी बड़े बैंकों ने इस नई कंपनी को लोन देने से मना कर दिया। आखिर में कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लोन के लिए हां की। इन्फोसिस को भारत में कंप्यूटर्स में वैल्यू ऐड करना था। इसके लिए उन्हें एक टेलीफोन लाइन की जरूरत थी। इन्फोसिस को बैंगलोर जैसी जगह में नया फोन कनेक्शन मिलने में 1 साल लग गया। उनके पहले कस्टमर यूएस की डेटाबेसिक्स कंपनी ने उनसे साफ कह दिया कि हम जानते हैं कि आप कॉम्पिटेंट लोग हो, लेकिन हमारे साथ काम शुरू करने से पहले आप लोगों को कम से कम एक कम्युनिकेशन की लाइन स्टैब्लिश करनी होगी। साल 1981 से लेकर 2002 तक मूर्ति इन्फोसिस के करीब 21 साल सीईओ रहे और अपनी लीडरशिप में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनियों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। यह संघर्ष की मैराथन थी। ऐसे कई मौके आए जब लगा कि कंपनी बंद करनी पड़ेगी। 1990 में ऐसा ही निराशाजनक माहौल था। इन्फोसिस के कोर ग्रुप को अपनी कंपनी बेचने पर फैसला करना था। बंद कॉन्फ्रेंस रूम में लगातार 5 घंटे तक मीटिंग चली। मूर्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि हमारी कंपनी के लिए यह मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं उम्मीद की रोशनी देख रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है कि हम कामयाब होंगे। इसके बाद कोर ग्रुप ने तय किया कि वो कंपनी बंद करने, थकने और गिव अप करने की बात कभी नहीं करेंगे। 90 के दशक में भारत में लिबरलाइजेशन आया। भारत में एमएनसीज के लिए दरवाजे खोल दिए गए। उस दौर में कई विदेशी हाईटेक कंपनीज भारत आईं। इन कंपनियों ने न केवल मार्केट प्लेस में बल्कि ह्यूमन रिसोर्सेज में भी कंपटीशन देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, मिस्टर मूर्ति, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वक्त आ गया है तुम अपना बिजनेस समेट लो। तुम्हारे सारे इंजीनियर चले जाएंगे। लेकिन मूर्ति ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। लिबरलाइजेशन आया तो सरकार ने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई नियमों को भी उदार बना दिया। इसका मतलब यह था कि विदेश यात्रा करना, वहां ऑफिस स्टैब्लिश करना और कंसल्टेंट्स हासिल करना आसान हो गया। साल 1991 से पहले आरबीआई से एप्लीकेशन का जवाब आने में 5 से 10 दिन लग जाते थे, लेकिन आज वे अगले 6 घंटे में यूएस के सफर पर निकल सकते थे। यह बहुत बड़ा बदलाव था। मूर्ति के पास वक्त के साथ बदलने की अद्भुत कला थी। उन्होंने इन्फोसिस में दूसरा बड़ा काम यह किया कि अपने वर्कर्स की सैलरी बढ़ा दी। इन्फोसिस ने पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए स्टॉक ऑप्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया। ऐसा तब किसी भी एमएनसी ने नहीं किया था। उन्होंने वर्क प्लेस को फन प्लेस में तब्दील कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके लोग दफ्तर के दरवाजे से मेंटली और फिजिकली टायर्ड होकर बाहर निकलें। मूर्ति के ये प्रयोग कुछ ही दिनों में देश भर में चर्चा का विषय बन गए। उदारीकरण से डरे भारतीय उद्यमी चकित थे। अप्रैल 1992 में कंपनी ने अपना नाम बदलकर इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया और जून 1992 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। कंपनी को जैसे तरक्की के पंख लग गए। साल 1999 में यह कंपनी $100 मिलियन की हो गई। इसी साल कंपनी ने एक नया इतिहास रचा जब इसके शेयर अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक में रजिस्टर हुए। जून 2011 में इसका नाम बदलकर इन्फोसिस लिमिटेड कर दिया गया। साल 2004 में कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $1 बिलियन तक पहुंच गया और 2017 में $10 बिलियन। आज दुनिया के तमाम देशों में इन्फोसिस के दफ्तर हैं। अकेले यूएस में इन्फोसिस के 18 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑफिस हैं। आज साल 2020 में इन्फोसिस का कुल रेवेन्यू $1,270 करोड़ हो गया है।
इतनी तेजी से अब तक देश की कोई नई कंपनी आगे नहीं बढ़ी थी। इस तरक्की का सारा श्रेय मूर्ति और उनकी टीम को मिला। मूर्ति खुद इसे टीम वर्क का नतीजा बताते हैं। टीम वर्क के बारे में मूर्ति अपने दफ्तर में अपने पिता रामाराव का एक किस्सा सुनाते थे। वे बताते थे कि उनके पिता क्लासिकल म्यूजिक के बेहद शौकीन थे, वो संगीत भारतीय हो या विदेशी। जब वे छोटे थे तो करीब कहीं चर्च में वेस्टर्न म्यूजिक बजता रहता था। पिता ने एक दिन मूर्ति से कहा, इसे सुना करो। मूर्ति ने कहा, हम ये वेस्टर्न म्यूजिक क्यों सुने जबकि हमारे पास खुद इतना अच्छा संगीत है। उन्होंने कहा, वहां करीब 100 कलाकार सिम्फनी बजाते हैं, सब इसमें मास्टर हैं, लेकिन जब वे एक टीम के साथ मिलकर एक साथ सिम्फनी बजाते हैं तो एक दिव्य संगीत पैदा होता है। उनके पिता कहते थे, कई बार एक और एक दो नहीं होता बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। ये टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। कंपनी की तरक्की के साथ मूर्ति दुनिया में मशहूर होते चले गए। फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें 12 ग्रेटेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर टाइम की लिस्ट में जगह दी। टाइम मैगजीन ने उन्हें फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर का सम्मान दिया। भारत सरकार ने उनके योगदान के लिए मूर्ति को 2000 में पद्मश्री दिया और 2008 में भारत के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा। जिस दिन इस अवार्ड का ऐलान हुआ उसी दिन फ्रांस गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह उसी फ्रांस सरकार का हाईएस्ट सिविलियन सम्मान था जिसकी पुलिस ने मूर्ति को कई साल पहले 60 घंटे के लिए जेल में डाल दिया था। मूर्ति के बाद इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन निलेकनी ने सीईओ की कुर्सी संभाली। साल 2002 से लेकर 2006 तक मूर्ति बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उसके बाद वे कंपनी के मुख्य मेंटोर बन गए। साल 2011 में उन्होंने कंपनी के रिटायर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर इन्फोसिस से छुट्टी ले ली। लेकिन जून 2013 में इन्फोसिस ने मूर्ति को कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी को कुछ दिन चलाने के लिए वापस बुला लिया। इन्फोसिस में 30 साल काम करने के बाद 2014 में उन्होंने कंपनी की बागडोर एक प्रोफेशनल सीईओ को सौंप दी। 2017 में मूर्ति उस वक्त फिर चर्चा में आए जब उन्होंने इन्फोसिस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस पर सवाल उठाए। नतीजतन इन्फोसिस के प्रोफेशनल सीईओ को जाना पड़ा और कंपनी के रिटायर्ड को-फाउंडर नंदन निलेकनी को आकर बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कमान संभालनी पड़ी। मूर्ति की इन्फोसिस में आज भी हिस्सेदारी है। मूर्ति के 2 बच्चे हैं, एक रोहन जिसने हार्वर्ड से पीएचडी करने के बाद इन्फोसिस ज्वाइन किया था और एक बेटी है अक्षता जिसने चर्चित यूके चांसलर ऋषि सुनाक से शादी की थी। मूर्ति देश की चिंता करते हैं और तमाम मौकों पर देश को गाइड भी करते हैं। अभी हाल में वे कोविड-19 पर अपने उस बयान को लेकर चर्चा में आए जिसमें उन्होंने कहा कि भारत लॉकडाउन की इस सिचुएशन को बहुत लंबा खींचने की हालत में नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब कोरोना वायरस से ज्यादा मौतें भूख से होंगी। हमें कोरोना वायरस को एक्सेप्ट कर काम पर वापस लौटना होगा। नारायण मूर्ति वक्त के बड़े पाबंद हैं, उन्हें लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अमेज़न संभव समिट में आए थे। समिट 1.5 घंटे देर से शुरू हुआ तो वे अपनी नाराजगी को छिपा नहीं पाए। मूर्ति ने अपनी स्पीच में कहा, मुझे यहां 20 मिनट बोलना था, लेकिन अब मैं इसे 5 मिनट में ही फिनिश करूंगा क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू डिलेज। और वे अपनी स्पीच 5 मिनट में ही खत्म करके अपनी सीट पर चले गए। इसके बाद दोबारा वे स्टेज पर तभी आए जब Amazon.com के फाउंडर और सीईओ जेफ बेजोस ने उन्हें प्रशंसा पत्र देने के लिए बुलाया। फोर्ब्स की 2020 की दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मूर्ति की निजी संपत्ति करीब $2.2 मिलियन है। लेकिन आज भी मूर्ति बेंगलोर के उस छोटे से फ्लैट में रहते हैं जिसमें रहकर उन्होंने इन्फोसिस की शुरुआत की थी। वही फ्लैट जिसमें एक बड़ा कमरा उनकी किताबों से भरा है। उनके दोस्त बताते हैं कि आज भी वे किताबी कीड़ा है और 73 साल की उम्र में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर किताबें पढ़ते हैं। वे आज भी अपना टॉयलेट खुद क्लीन करते हैं। खाना खाने के बाद
अपनी प्लेट भी वे खुद धोते हैं, पूरी डिग्निटी के साथ। रिटायरमेंट को वो फुल्ली एंजॉय करना चाहते हैं और एक आम आदमी की तरह अपने नाती पोतों को खिलाना चाहते हैं। उन्हें फिल्में देखने का शौक बिल्कुल नहीं है। एक दफा उनकी बेटी ने बिना बताए शादी की एनिवर्सरी पर सिनेमा के 2 टिकट बुक कर दिए। सुधा का उस दिन कुछ और प्लान था, तो मूर्ति ने अपने ड्राइवर के साथ वो फिल्म देखी। लॉयल्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी और सिंप्लिसिटी उनकी जिंदगी का मंत्र है। उनका कहना है, पैसे की असली ताकत उससे दूर रहने में है। यही एक चीज उन्हें दूसरे सारे एंटरप्रेन्योर से अलग करती है।